गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 सर्विस सेक्टर। कौन सा है? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। अब सबसे पहले जैसे अपन ने हर चैप्टर स्टार्ट किया तो डेफिनेशन देख लेते हैं, सेवा क्षेत्र होता क्या है। तो अगर हम आर्थिक गतिविधियों के या इकोनॉमिक की टर्म्स में बात करें, जैसे कि हम राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो ये तृतीय क्षेत्र होता है, टर्शरी सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जो एक तरीके से प्रोडक्शन, जो उत्पादन की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, उसको एनहेंस करता है। ठीक है, अब जैसे पेन बनाया तो पेन बनाया, इसकी मार्केटिंग करेगा कोई, इसको बेचेगा, अब जब प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो अगला दूसरा प्रोडक्शन करेगा। तो एक तरीके से जो सेवा क्षेत्र है ये टर्शरी सेक्टर, जिसको हम कह सकते हैं, तृतीय क्षेत्र कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वो है। ठीक है, और ये उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। अब इसके अंदर हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखनी है, तो सबसे पहले हमें सेवा क्षेत्र की स्थिति देखनी है राजस्थान के अंदर की कितनी स्थिति है, कितना इसका अर्थव्यवस्था में योगदान है। उसके बाद में हमें देवस्थान, ठीक है, मंदिर जो है हमारे, उनके बारे में इसमें दे रखा है। जन आधार जो गहलोत साहब लेके आए थे, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद में हमें पर्यटन, देखो पर्यटक जा रहा है तो टूरिज्म के बारे में देखना है। उसके बाद में हमें फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में देखना है, कितनी बैंक है, कितने एक बैंक के पास पैसे जमा है, कितने एक बैंक के अंदर वृद्धि हुई है। उसके बाद में हमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन देखना है, पिन जोड़ रहा है देख लो। उसके बाद में राजस्थान फाउंडेशन की एक संस्था बना रखी है सेवा क्षेत्र की, जो लोगों को जोड़ रही है, जो राजस्थान के अंदर नहीं रहने वाले प्रवासी राजस्थानी हैं, उनको कनेक्ट राजस्थान से बनाए रखने के लिए काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो राजस्थान के अंदर सेवा क्षेत्र की स्थिति क्या है। ठीक है, तो राजस्थान में सेवा क्षेत्र की क्या स्थिति है, तो इसके लिए अगर बात करें सेवा क्षेत्र का परिदृश्य, जैसे अपन ने उद्योग वाले में देखा था कि भाई राजस्थान की कुछ जीएसडीपी है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि राजस्थान की सीमा के अंदर एक साल के अंदर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। तो उसके अंदर सबसे पहले जैसे उद्योग, और फर्स्ट चैप्टर में अपन इसको डिटेल में देखेंगे, एग्रीकल्चर में कितना योगदान है, उद्योग में कितना योगदान है, और आपके सेवा क्षेत्र में कितना योगदान है। तो अगर अपन बात करें तो लगभग राजस्थान की टोटल जीएसडीपी की बात करें तो दो तरीके से इसको निकाला जाता है, प्रचलित कीमतों पे और कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, आधार वर्ष मान के निकाला जाता है। तो अगर अपन स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे अगर अपन बात करें तो ओवरऑल राजस्थान की जीडीपी, अगर प्रचलित कीमतों पे मैं बात करूं कि जीएसडीपी कितनी है राजस्थान की, तो लगभग 15 लाख करोड़ है। लगभग कितनी है? 15 लाख करोड़। और इसी के बाद में अगर ओवरऑल राजस्थान की जीएसडीपी की बात करें स्थिर कीमतों पे, तो ये लगभग 8.5 लाख करोड़ है। लगभग क्या है? 8.5 लाख करोड़। तो ये तो ओवरऑल हो गई, जिसके अंदर वस्तु और सेवा सब आ गई। अब सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो राजस्थान के अंदर सेवा क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान है 3.43 लाख करोड़। किस पर? स्थिर कीमतों पर। ठीक है, और उसके बाद में राजस्थान के अंदर सेवा क्षेत्र का जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर, करंट प्राइस के ऊपर कितना योगदान है, तो यह है 6.44 लाख करोड़। ठीक है, तो ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में सेवा क्षेत्र का अलग से देख रहे हैं तो कितना योगदान है, स्थिर पे 3.43 लाख करोड़ और प्रचलित कीमतों पे कितना है, तो 6.44 लाख करोड़। इसके बाद में इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो पिछले वर्षों की तुलना में 6.37% की इसमें वृद्धि हुई है, और प्रचलित कीमतों के ऊपर 11.26 की ग्रोथ है। ठीक है, करंट प्राइस पे कितनी ग्रोथ है, तो 11.26, और कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कितनी है, तो 6.37%। इतनी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद में जब जीएसवी हम फोर्थ चैप्टर के अंदर भी बात कर चुके थे उद्योग में, तो जीएसवी अगर हमें पर्टिकुलर सेक्टर का निकालना होता है तब हम जीएसवी की बात करते हैं। तो जीएसवी सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि दी है, कितना प्रतिशत है इसका, तो 43.95 है स्थिर के ऊपर, और प्रचलित के ऊपर, करंट प्राइसेस के ऊपर है 45.07, और ये सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। ये सब क्षेत्रों में क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं सेवा क्षेत्र की स्थिति। सेवा क्षेत्र की स्थिति का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल जीएसडीपी है राजस्थान की लगभग 15 लाख करोड़ है प्रचलित कीमतों पर, 8.5 लाख करोड़ है किसके ऊपर, स्थिर कीमतों के ऊपर। और उसके अंदर अगर हम स्पेसिफिकली सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है कांस्टेंट प्राइस पे 6.44 लाख करोड़, और
करंट प्राइस पे सॉरी, और कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है 3.4 लाख करोड़। ठीक है, अब इसके अंदर वृद्धि देख ली और जीएसबीए में योगदान, और सेवा क्षेत्र का जीएसबीए में राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा योगदान। जैसे हमने उद्योग भी देखा था, उद्योग का योगदान भी देखा था, उसके बाद में उद्योग के अंदर कौन कौन से उप क्षेत्र आते हैं। अब सेवा क्षेत्र, जैसे मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं तो ये सेवा क्षेत्र है भाई। ठीक है, अगर कोई आपके यहाँ पे पाइप ठीक करके आ रहा है, नल ठीक कर रहा है, ठीक है, बेसिकली प्लम्बर है, वो भी क्या दे रहा है, एक सेवा दे रहा है। ठीक है, ऑटो चला रहा है, ऑटो चलाने वाला भी क्या दे रहा है, एक सेवा दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से सब सेवा क्षेत्र के अंदर आते हैं। कोई होटल इंडस्ट्री है, कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, ये सब किसके अंदर, रेस्टोरेंट है, ये सब सेवा क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो जो हमारा सेवा क्षेत्र है, इसके उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके सब कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है और उसमें किस किस का कितना कितना योगदान है, तो हम देखते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उप क्षेत्रवार वितरण, यानी कि सब सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन। अब सब सेक्टर वाइज अगर अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं अपन। तो ये देखो, अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो व्यापार, होटल, जलपान गृह, ट्रेड। ठीक है, ट्रेड के बाद में होटल और रेस्टोरेंट, सबसे ज्यादा योगदान इसका है 28.1%। ठीक है, सेवा क्षेत्र के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रतिशत है, जो सबसे बड़ा शेयर रखता है, योगदान रखता है अपना, तो वो क्या है, ट्रेड है, होटल्स है और रेस्टोरेंट्स है। जलपान गृह 28.1%। ठीक है, 0.1%। उसके बाद में स्थावर संपदा यानी कि रियल स्टेट, उसके बाद में आवासीय गृहों का स्वामित्व। ठीक है, और उसके बाद में पेशेवर सेवाएं, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सेकंड नंबर पे, इनका कितना है 23.59%। हम लोग सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र देख रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट का योगदान है। ठीक है, सेकंड किसका है, तो रियल स्टेट का है, प्रोफेशनल सर्विसेज का है, आवासीय गृहों का है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अदर सर्विसेज, थर्ड पे कौन आता है, तो अन्य सेवाएं, इसका योगदान थर्ड के ऊपर है। कितना प्रतिशत है, तो 20.66% है। ठीक है, और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा वृद्धि अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखी जाए कि अचानक से कौन बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है, होटल इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो की है, या फाइनेंशियल सर्विसेज ने ज्यादा ग्रो किया है, या रियल स्टेट ने ज्यादा ग्रो किया है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसके अंदर हुई है, वित्तीय सेवाओं में हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो 8.40%। ठीक है, कितनी वृद्धि है इसमें, 8.40%। इसका योगदान ज्यादा नहीं है। और सबसे कम योगदान अगर पूछा जाए कि सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सबसे कम योगदान किसका है, सबसे ज्यादा तो पता चल गया ट्रेड का है, रेस्टोरेंट का है, होटल्स का है। सबसे कम किसका है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, लोक प्रशासन का योगदान सबसे कम है। अब लोक प्रशासन आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो, किस तरीके से सेवाएं मुहैया कराता है आपको पता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको याद रखने की ट्रिक, तो हीरो होटल सबसे ज्यादा है, सेकंड पे रियल स्टेट है और थर्ड पे अदर सर्विसेज है। ठीक है, हीरो, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेड सबसे ऊपर है, उसके बाद में रियल स्टेट है, रियल स्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, और उसके बाद में क्या है, अदर सर्विसेज। सबसे कम किसका है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। कितना है वो, 6.93%। और इसके बाद में सबसे ज्यादा वृद्धि किसके अंदर हुई है, तो बैंकिंग के अंदर या वित्तीय सेवाओं के अंदर क्या हुई है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, तो 8.64%। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, ट्रेड, होटल, रिफ्रेशमेंट हाउसेज, या जिसको हम रेस्टोरेंट्स कह सकते हैं, उसके अंदर सबसे उसका शेयर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई बेसिक राजस्थान की स्थिति की, राजस्थान में सेवा क्षेत्र की स्थिति की सिचुएशन या करंट होल्डिंग क्या है सर्विस सेक्टर का राजस्थान के अंदर। अब उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो हम बात करते हैं पर्यटन की। किसकी बात करते हैं अपन, टूरिज्म। अब टूरिज्म जो है वो बैकबोन, या आप कह सकते हो कि भाई बहुत अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान ये रखता है, और टूरिज्म का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम कौन सा स्टार्ट करते हैं, अब टूरिज्म स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा मैं आपको बेसिक बताता हूं कि भाई टूरिज्म क्या है, या टूरिज्म की इंपॉर्टेंस, पर्यटन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पे क्यों है। अब पर्यटन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस किस लिए है कि भाई पर्यटन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अगर पूरे देश के अंदर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा विविधता है, और हम इसलिए पर्यटन को बहुत ज्यादा आसानी से क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे सबसे पहला तो क्या है, भौगोलिक रूप से
अब आपके ये मेंस में भी है तो आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। भौगोलिक रूप से क्या है, विविधता, डाइवर्सिटी है हमारे पास, जोग्राफिकली डाइवर्स प्लेस है हम, डाइवर्सिटी। कैसे डाइवर्सिटी है, तो भाई हमारे यहाँ पे डेजर्ट भी मिलेगा, हमारे यहाँ पे रिवर भी मिलेगी, नदी भी मिलेगा, हमारे यहाँ पे अरावली हिल्स भी मिलेंगे, तो हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट भी मिलेंगे, हमारे यहाँ पे हिल स्टेशन भी मिलेगा माउंट आबू, तो हमारे यहाँ पे जैसलमेर के सम के दौरे भी मिलेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ प्लेन रीजन भी मिलेगा, भरतपुर भी है हमारे यहाँ, गंगानगर भी है हमारे यहाँ, ठीक है। ये सारी विविधता है हमारे पास, एक ही चीज नहीं है। जैसे अगर आप बात करो कि भाई हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र, हिली हिल है, ठीक है। उसके बाद में आप उत्तराखंड की बात कर लो, क्या है, पहाड़ी क्षेत्र, हिली हिल है, डेजर्ट है क्या उनके पास, नहीं। तो हमारे पास जोग्राफिकली क्या है, डाइवर्सिटी। एक तो ये कारण है कि हमारे यहाँ पे पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, भौगोलिक रूप से विविधता है। दूसरा ये है कि भाई हमारे जो ऐतिहासिक अगर हम रूप से राजस्थान को देखें तो अपनी जरूरतों के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, तो खूब सारे ऐसे काम किए थे जो आज हमें लाभ दे रहे हैं। जैसे महल, किले, बावड़ियां, तालाब, अपनी जरूरत के लिए तालाब, बावड़ी बनाइए, क्यों, पानी पी लें, ठीक है, गांव में सबको पानी मिल जाए, उसके लिए बावड़ियों का निर्माण किया गया। आज वो टूरिस्ट साइट बने हुए और उसको देखने के लिए कौन आता है, पर्यटक आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आकृतियों का विकास हमने किया है, जो हमने स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट किया है, वो आज हमारे क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा काम आ रहा है। जैसे महल, पैलेसेस बनाए हैं, किले बनाए गए हैं, बावड़ियां बनाई गई है, कुएं बनाए गए हैं, तालाब बनाए गए हैं, ये सब हमारे क्या आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, ठीक है। किस में काम आ रहे हैं, पर्यटन में काम आ रहे हैं। तो ये कुछ कारण है। पहला कारण तो क्या है, भौगोलिक विविधता है। दूसरा ये कि हमने हमारी जरूरत के हिसाब से विकास किया था। रहने के लिए किसी राजा ने महल बनाया था, पानी पीने के लिए गांव में तालाब बनाया गया था, बावड़ी बनाई गई थी। आज वो क्या बन चुके हैं, कोई यूनेस्को वर्ल्ड साइट बन रहा है, दुनिया उसको देखने के लिए आना चाहती है, दुनिया आतुर है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी है, आप मेंस में यूज कर सकते हो ये वाले पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में हमारे यहाँ पे कला में बहुत ज्यादा विविधता है, हमारे यहाँ खान पान में बहुत ज्यादा विविधता है। अब आप जैसे साउथ इंडिया चल जाओ, मैं साउथ इंडिया रहा हूं कभी किसी जमाने में, तो क्या है, इडली, डोसा, सांभर, उपमा, बस। यहाँ केर, सांगरीर, दाल बाटीर, आपके पास खूब ऑप्शन है, कड़ी, खाटो खा लो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, वहां पे कुछ लिमिट हो जाते हैं, यहाँ पे लिमिटलेस। मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर कम से कम कला और खान पान के अंदर व्यक्तियों के पास क्या है, बहुत ज्यादा विविधता है। कला में भी विविधता है और खान पान के अंदर भी क्या है, हमारे यहाँ पे विविधता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर्यटन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हमारे लिए किसकी बढ़ जाती है, पर्यटन की बढ़ जाती है, ठीक है। और ये पर्यटन जो है आज के समय पे पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। कोई भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो उसकी एक ही सोच है, यहाँ घूमने जाऊंगा, थोड़े पैसे आ जाएं, छुट्टी मिल जाए, नौकरी के बाद क्या करूं, घूमने जाऊं। तो पर्यटन की अपार संभावनाएं राजस्थान में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। तो ये तो कारण हो गए, ये तो पर्यटन के क्या हो गए, कारण, कि क्यों पर्यटन और राजस्थान में पर्यटन क्यों है। इसके बाद में अगर दूसरा सेगमेंट अपन इसी के अंदर से देखते हैं तो इसके अंदर से हमें नजर आता है कि भाई जो पर्यटन है उसमें दूसरी तरफ संभावनाएं क्या नजर आती है। ये तो अपने पास कारण हो गए टूरिज्म के, और उसके बाद में महत्व। अगर पर्यटन बढ़ेगा तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों सरकारें पर्यटन को लेके इतना बल देती है, ऐसा क्या है। तो सीधी सी बात है साहब, उद्योग में वृद्धि होगी। पिछला चैप्टर जो पढ़ के आए हैं वो उद्योग ही पढ़ के आए हैं। सीधा एक लैंग्वेज में बात की जाए तो उद्योग में क्या होगी, वृद्धि। इंडस्ट्री में विकास होगा, इंडस्ट्री का विकास होगा। कौन कौन सी इंडस्ट्री का विकास होगा, होटल इंडस्ट्री का होगा, रेस्टोरेंट का होगा, हैंडीक्राफ्ट का होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का होगा। अगर कोई आ रहा है व्यक्ति तो उसको आने जाने के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन तो आप सड़कों का निर्माण करोगे, ठीक है। तो आपके सभी प्रकार के उद्योगों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और उद्योगों की वृद्धि होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलेगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे यूनिक अट्रैक्शंस है साहब। ये सारी चीजें जो है ना, महल, किले, बावड़ियां, मंदिर, स्थापत्य कला के एक से एक बेहतरीन उदाहरण, अलग अलग मंदिर, ठीक है। रिलीजियस टूरिज्म, हमारे यहाँ हर तरह का टूरिज्म है। प्राकृतिक टूरिज्म है, नेचुरल टूरिज्म है हमारे यहाँ पे। उसके बाद में शिक्षा का टूरिज्म है, कोटा देख लो आप, ठीक है। सारी दुनिया तो क्या, भारत के सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वहाँ, ठीक है। उसके बाद में ऐतिहासिक टूरिज्म है हमारे यहाँ पे, व्यापार का टूरिज्म है हमारे यहाँ पे, स्वास्थ्य का टूरिज्म है हमारे यहाँ पे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। अब जैसे मैं तो एग्जांपल दूं तो बीकानेर के अंदर
तो पंजाब से खूब सारे वो कैंसर ट्रेन नाम निकाल रखा है, ठीक है, पंजाब से खूब सारे जो कैंसर के पीड़ित हैं बीकानेर में इलाज कराने के लिए आते हैं। तो एक तरीके से वो भी तो टूरिज्म है। टूरिज्म का मतलब, टूरिज्म आप ऐसे समझिए, टूरिज्म अपन कहते हैं किसको, आपको लग रहा होगा यार तो बीमारों को भी टूरिज्म बना रहा है, ठीक है। तो टूरिज्म किसको कहते हैं? अगर आप 24 घंटे से ज्यादा यानी एक दिन से ज्यादा की अगर आप यात्रा कर रहे हो, या आप 80 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा कर रहे हो ना, तो वो भी टूरिज्म की श्रेणी में आता है, ठीक है। खूब अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है टूरिज्म की। तो इस तरीके से टूरिज्म बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। तो ये वाली जितनी बातें थी, ये तो अपने थी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि महत्व क्या है, कारण क्या है, ठीक है, किस किस को अपन टूरिज्म कह सकते हैं। अब अगर अपन स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं कि टूरिज्म है क्या, या टूरिज्म का योगदान किस तरीके से है, तो अपन उसकी बात करेंगे। अब पर्यटन का महत्व तभी है साहब जब पर्यटक आए। कितनी चीजें लेके बैठे हो, कोविड में सब थी है, कोई नहीं आया, ठीक है। पर्यटन का महत्व तभी है जब हमारे यहाँ पे कोई पर्यटक, टूरिस्ट आता है। टूरिज्म तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक टूरिस्ट आ रहा है, नहीं आएगा तो कुछ नहीं है। अब ये देखते हैं कि पिछले साल हमारे यहाँ कितने टूरिस्ट आए। तो लगभग 18 करोड़ आए थे। लगभग कितने करोड़ आए? 18 करोड़ आए थे, ठीक है। और 18 करोड़ जो आए थे वो दो प्रकार के आते हैं। 18 करोड़ के आसपास आए थे, ठीक है। लगभग कितने? 18। अब जो 18 करोड़ आए हैं उनमें क्या हिसाब किताब है? उनमें क्या हिसाब किताब है? तो उनमें हिसाब किताब ऐसा है साहब कि देसी भी है और विदेशी भी है। कुछ तो क्या है? देसी, और कुछ है विदेशी। देसी अपन किसको कहेंगे? जो हमारे जैसे हैं। और बाकी विदेशी, कोई कारा है, कोई गोरा है, ठीक है, कोई ब्रिटेन से आ रहा है, कोई यूएसए से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, तो उसको तो अपन कह देंगे विदेशी। और कुछ हैं अपने देसी, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं पर्यटन की, ठीक है। तो पर्यटन तो लगभग 1807.52 लाख पर्यटक हमारे यहाँ पे आए हैं। उसमें से 1790.52 लाख स्वदेशी आए हैं और 17 लाख क्या आए हैं? विदेशी आए हैं। तो ये लगभग 18 करोड़ का आंकड़ा है, ये 17.90। तो ज्यादा कौन आते हैं? स्वदेशी आते हैं। और ज्यादा तो वैसे कहें तो गुजरात वाले आते हैं। उदयपुर, माउंट भरा पड़ा रहता है हर वीकेंड पे, ठीक है। तो वो बढ़ा रहे हैं अपने, तो उनके तो कई चीजें बैन है जो अपने यहाँ बैन नहीं है, तो वो यहीं आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारे यहाँ देसी पर्यटक ज्यादा हैं, स्वदेशी ज्यादा हैं, डोमेस्टिक जिसको हम कह सकते हैं, डोमेस्टिक ज्यादा है। इंडिजीनियस की जगह क्या, डोमेस्टिक हमारे यहाँ ज्यादा आते हैं, और इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, अच्छी बात है। 17-18 लाख के आसपास आंकड़ा है। अब इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो देखो, सरकार वैसे तो क्या है, खूब सारी नीतियां बना रही है। सरकार के पास खूब सारी नीति निर्माण सरकार ने कर रखा है। अब वो जो है, आप राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर डिटेल में पढ़ लेते हो कि भाई टूरिज्म की कौन कौन सी पॉलिसी सरकार लेके आई है। उद्योग का दर्जा, सबसे पहले तो 1989 में ही, मार्च 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति बनी थी, तब उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। राजस्थान पहला था ऐसा करने वाला। फिर उसके बाद में 2000 के अंदर हमने कि भाई टूरिस्ट कोई आ रहा है तो उसको परेशान नहीं किया जाए, तो हमने टूरिस्ट थाने बनाने शुरू कर दिए थे। 3 हमारे टूरिस्ट थाने हैं, जयपुर में, उदयपुर में और जोधपुर के अंदर। ऐसे खूब सारे काम किए गए हैं। और ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ लेते हो? राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लेते हो। अब हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है तो ये सारी चीजें, लेकिन वहां पढ़ ली तो इनको यहाँ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ सीधा सीधा जो इकोनॉमिक सर्वे की बेसिक डिटेल दे रखी है वो पढ़ लेते हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज में 1-2 घटनाएं चल रही है उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इससे जुड़ी हुई योजना। इससे जुड़ी हुई योजनाओं में सबसे पहले है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, राजस्थान फिल्म टूरिज्म इंसेंटिव पॉलिसी 2022। अब देखो भाई, राजस्थान जो है, आप अक्सर कई बार कई जगह घूमने जाते हो, देखने जाते हो, तो ऐसी बात करते हो ना, अरे यार उस फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई है, उस फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो आपको भी वो फिल्म का दृश्य देखने के बाद में आपकी इच्छा होती है कि आप उस जगह को विजिट करो। तो राजस्थान में ये प्रयास किया गया है कि भाई हम जो कोई फिल्म बनाने वाला है उसको हम यहाँ पे प्रोत्साहन दें, उसको हम इंपॉर्टेंस दें, उसको हम थोड़ा बहुत पैसे, मतलब होता है ना, वो खर्चा लगा रहा है, उसको खर्चे में कुछ सब्सिडी दे दें कि यार एक काम करो, आप तो हमारे यहाँ पे क्या बना लो, फिल्म बना लो। आप अगर हमारे यहाँ फिल्म बनाओगे तो आपके जो टैक्स वैक्स या इधर उधर के खर्चे लग रहे हैं ना, उसके अंदर हम छूट दे देंगे। अब क्यों दे देंगे? तो सीधी सी बात है, मूवी में आप वो चीज देखोगे तो आपको लगेगा यार ये इतनी सुंदर सी जगह कौन सी है, मैं भी यहाँ घूम के आता हूँ, तो उससे फायदा मिलता है। इसीलिए हमारे राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लाई गई थी। कब लागू हुई थी ये? तो 18 अप्रैल 2022 को लागू हुई थी। इसके अंदर यह है कि कोई भी राजस्थान के अंदर अगर फिल्म बनाता है तो उसको
उसके कुल उत्पादन लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपए उसने मूवी बनाने में लगाए हैं तो 15 लाख की हमारी तरफ से क्या है छूट है साहब, आपके लगेंगे 85 लाख। और ऐसा मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, या 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ तक का प्रोडक्शन को जो आई है उसका 15% आपको क्या दे दिया जाएगा, अनुदान दे दिया जाएगा। अब फिल्म डेस्टिनेशन या शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया ये। तो सबसे पहली पर्यटन पढ़ रहे हैं, पर्यटन के महत्व कारण देख लिए अपन ने। महत्व या कारण क्या है कि भाई हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल विविधता है, खूब सारे महल मालिये बने हुए हैं, हमने खूब सारी विकास की चीजें ऐसी बना रही है जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर्यटन के बहुत सारे रूप हैं, शिक्षा है, प्राकृतिक है, पर्यावरणीय है, स्वास्थ्य है, खूब सारी चीजें। और उसके बाद में कितने पर्यटक आ रहे हैं, तो लगभग 18 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं। ठीक है, इतने पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं। अब उसके लिए हम कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं, तो सबसे पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो योजना है वो फिल्म से जुड़ी हुई है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना। इसमें 15% तक अनुदान या फिर अधिकतम 2 करोड़ का अनुदान दिया जाता है। योजना कब लाई गई थी, तो 18 अप्रैल 2022 को लाई गई थी, ताकि यहाँ पे फिल्म और डेस्टिनेशन फिल्म डेस्टिनेशन है उसको प्रोत्साहित किया जा सके। ये देखो, फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहन हेतु सरकार दे रही है बढ़ावा। ठीक है, बॉलीवुड को रास आई, अब बॉलीवुड को रास आई है तो यहाँ क्या करेंगे, शूटिंग करेंगे, शूटिंग हब बनाया जा रहा है। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, उतना अपने ध्यान रखने की इतनी जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर क्या है कि A+ वालों को, और राजस्थानी कोई फिल्म बना रहा है तो उसको खूब सारा GST रिफंड, अगर आपके GST लग रहा है तो आपकी GST 100% क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। इस तरह के प्रावधान किए गए। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं तो दूसरी नीति की, दूसरी नीति कौन सी है, तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है साहब, तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं इसमें आपके थोड़ा सा, हाँ ये देखो ग्रामीण पर्यटन। अब ग्रामीण पर्यटन में क्या है, राजस्थान एक फोटो से दिखाता हूं मैं आपको, उसके बाद में बात कर लेंगे। ये देखो, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू। ठीक है, संस्कृति और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। आप अक्सर कहीं घूमने जाते हो, जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में गए हो, शिमला वगैरह गए हो, आप गोवा वगैरह गए हो, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया हुआ रहता है कि लोग है ना घर में रह रहे हैं लेकिन अपने बाहर के 2 कमरे किसमें दे दिए, किराए पे दे दिए। गेस्ट हाउस बना रखा है उन्होंने कि बाहर से कोई सीजन चल रहा है, जैसे गोवा वगैरह में जाते हो तो आप न्यू ईयर के आसपास सीजन होता है तो होटलें नहीं मिलती, तो वहां के लोग क्या करते हैं, अपने बाहर वाला कमरा किराए पे देते हैं कि भाई यहाँ रह लो, तुम 2 दिन यहाँ घूम लो। शिमला वगैरह में भी ऐसे खूब सारी चीजें चलती है। अब इसी तरीके से शहर में तो ये कल्चर आ गया है आजकल, ठीक है, लेकिन गांव में इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गांव के लोग भी, अब होता ही है, अब ब्रिटेन का व्यक्ति आया है, उसने शहर तो देख लिया अपना, लेकिन वो क्या देखना चाह रहा है, राजस्थान के गांव देखना चाह रहा है। अब राजस्थान के अगर गांव देखना चाह रहा है तो गांव में तो वैसी होटल जैसी व्यवस्था है नहीं, उसको रुकने के लिए वैसी होटलों वाली व्यवस्था नहीं मिल रही, उसको वैसा खाना नहीं मिल रहा जैसा वो खाना चाहता है। तो उस चीज से पार पाने के लिए कि राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति भी दुनिया तक पहुंचे, कोई तमिलनाडु के गांव का व्यक्ति आके, या तमिलनाडु का कोई व्यक्ति आके राजस्थान के गांव को देखना चाहे, महसूस करना चाहे कि यहाँ की संस्कृति कैसी है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लाई गई है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू की गई है। ठीक है, अब ये देखो बढ़िया विदेशी महिलाएं क्या कर रही है, कोई तो पराठे बना रही है, कोई चाय बना रही है, दाल बना रही है, इस तरीके से। इसका मतलब है आप अपने गांव के घर के अंदर क्या कर सकते हो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में 2-4 कमरे जो सैलानी आ रहे हैं, विदेशी सैलानी फिरंगी, उनको किराए पे दे सकते हो। ठीक है, अब इसके अपन डिटेल देख लेते हैं भाई क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2022 में शुरू की गई है। कब शुरू की गई है लागू, तो 30 नवंबर 2022 तक शुरू की गई है। अब किसी के अपने तो झोपड़े बने हुए या कोई नॉर्मली है कि, लेकिन आप उसका विकसित करना चाह रहे हो, विकास करना चाह रहे हो कि मैं इसको विदेशियों के हिसाब से थोड़ी व्यवस्थाएं कर दूं तो मेरे थोड़े पैसे टके लगेंगे, तो 25 लाख तक का अगर आप ऋण लेके इस योजना के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, अपने घर में गांव में पर्यटन को बढ़ावा देना चाह रहे हो, तो 9% की ब्याज सब्सिडी, यानी कि आपने 25 लाख का लोन ले लिया बैंक से कि भाई किस नाम पे ले लिया है, तो ग्रामीण पर्यटन योजना का लाभ लेने के लिए ले लिया है। तो अब मान लो आपके 12% ब्याज लग रहा है, तो 9% ब्याज तो कौन दे देगी, सरकार दे देगी, और 3% ही ब्याज आपको देना पड़ेगा, ब्याज अनुदान। अब इसके अंदर क्या है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए मिनिमम जो है, अगर 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी निवेश कर रहा है, मिनिमम 1 करोड़ का अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसके अंदर, तो उसमें 100%
100% SGST सरकार क्या करेगी, पुनर्भरण, रीएम्बर्स करेगी। एक बार तो आपको भरना पड़ गया, लेकिन आप भरी हुई पर्ची ले जाके किसको दे दो, सरकार को दे दो, तो सरकार SGST जो सरकार के हिस्से का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट GST का हिस्सा है, वो आपको वापस दे देगी। कब तक दे देगी, तो 10 सालों तक देगी। ठीक है, पर्यटन इकाइयों के लिए 10 साल तक ऐसी सुविधा सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई दूसरी नीति। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो भाई अपन ने पर्यटन पढ़ना शुरू किया था, तो पर्यटन के अंदर सबसे पहले अपन ने इसके कारण देख लिए कि राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं क्यों हैं। उसके बाद में हमने महत्व में सीधा ये उद्योग, हर तरह का हस्तशिल्प वगैरह सब बढ़ जाएगा। उसके बाद में अपन ने देखना शुरू किया तो योजना दो तरह की योजना देखी, एक तो फिल्म प्रोत्साहन के लिए क्योंकि इससे भी टूरिज्म बढ़ेगा, और एक ग्रामीण। ठीक है, ये दोनों अपन ने देख लिए। इसके बाद में अगर बात करें कि पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है, सरकार कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम कर रही है, तो सबसे पहले तो सरकार ने इंपॉर्टेंट काम क्या किया है, तो सरकार ने किया है पर्यटन कोष बना करके। ठीक है, पर्यटन विकास कोष, टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाया है सरकार ने, और सरकार ने कहा है इसकी राशि पहले 500 करोड़ थी, उसको बढ़ा करके 1000 करोड़ कर दिया गया है। इनफैक्ट अब ये राशि बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 1500 करोड़ रुपए कर दी गई है। सरकार ने क्या कहा है कि भाई हम एक टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाएंगे कि टूरिज्म के विकास के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण योद्धा थे या हस्तियां थी, उनकी पैनोरमा बनाई जा रही है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको विकसित किया जा रहा है। जैसे नेवटा बांध हो गया, ठीक है, इन क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। अब काम किया जा रहा है तो पैसा कहां से आएगा, तो उसके लिए टूरिज्म डेवलपमेंट फंड, पर्यटन विकास कोष बना दिया। पहले 500 करोड़ थे, फिर बढ़ा के 1000 करोड़ किए, 1000 करोड़ के बाद में अब कर दिए 1500 करोड़। और इसके अंदर भी ये पर्यटन ये ऐसे हो गया कि भाई 600 करोड़ रुपए है वो तो दिए जाएंगे टूरिज्म के लिए, और 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए। ठीक है, हालांकि ये 1500 करोड़ हो गए हैं, अब फिर भी 60-40 का रेशियो रखा गया। आप ये समझ सकते हो कि 60% तो किसमें, पर्यटन में, 40% किसमें, मार्केटिंग में, 600-400। अब ये जो पर्यटन विकास कोष है, इससे क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, तो अपन सबसे पहले देख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो बेणेश्वर धाम है उसको विकसित किया जाएगा। उसके बाद में पनोरमा बनाई जाएगी। उसके बाद में जो आमेर है उसको आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पे प्री वेडिंग शूट वगैरह खूब होती रहती है, ब्याह होने वाला होता है तो ब्याह से पहले जो फोटोग्राफी कराई जाती है, प्री वेडिंग शूट, शादी से पहले, वेडिंग से पहले प्री वेडिंग शूट, तो इस तरीके से आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। डीग जो है वहां पे संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नेवटा बांध हो गया, आपके कानोता बांध हो गया, वहां पे हम वाटर की जो स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें देख लेते हैं एक बार, जैसे हाँ, बजट में ये जो राशि थी पर्यटन विकास कोष वाली उसको बढ़ा करके 1500 करोड़ कर दिया गया। इससे बेणेश्वर धाम में, और उसके बाद में माइस, ठीक है, मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ठीक है, कहां पे, जोधपुर में, माइस। ये शायद क्वेश्चन आया हुआ इस बार, क्या है इसमें, माइस क्या है, ठीक है, मेंस के अंदर क्वेश्चन था। तो माइस टूरिज्म के विकास, टूरिज्म के लिए जो 1500 करोड़ दिया गया है, उससे जोधपुर के अंदर माइस सेंटर की स्थापना की जाएगी। बेणेश्वर धाम को विकसित किया जाएगा, आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, डीग में संग्रहालय बनाया जाएगा, नेवटा और कानोता बांध में वाटर बेस्ड टूरिज्म, जो एडवेंचर टूरिज्म होता है, जैसे आपने रिवर राफ्टिंग वगैरह इनके नाम सुने होंगे ना, इस तरह की चीजें यहाँ पे करवाई जाएगी। और इसी के अंदर आता है जो पनोरमा बन रही है ना, जो जैसे महाराणा प्रताप पनोरमा बन रही है, पन्नादाय पनोरमा बन रही है, तो वो सारी पनोरमा इन्हीं पर आधार, मतलब इसी से पैसा निकाल के उसमें बनाई जा रही। इसके बाद में टूरिज्म के लिए कौन से महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, तो इसके बाद में जो टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं वो जयपुर में कई चीजें हैं, वो देख लेते हैं अपन। अभी सीधे सीधे हैं भाई, जयपुर के अंदर जो मेले लगाए जाते हैं, जयपुर के अंदर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा दिया, उसको हम कंसिडर करते हैं। तो जयपुर के अंदर ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार लगाया था। कब लगाया था, तो 23 से 25 अप्रैल 2023 तक। हालांकि ये कोई प्रीलिम्स में फैक्चुअल डेटा आ जाए तो आ जाए, बाकी इतने ज्यादा यूं है ना, फैक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो थोड़ा बहुत बार बार पढ़ोगे तो याद होने की संभावना रहती है। तो जयपुर के अंदर ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार लगाया गया था। उसके बाद में क्या लगाया गया था, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की यहाँ पे भी एक तरीका का फेयर है ये, जिसके अंदर डोमेस्टिकली क्या क्या चीजें घूमी जा सकती है राजस्थान के अंदर, उनके बारे में बताया गया है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जुलाई 2024 में। उसके बाद में क्या था, तो इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट अवार्ड,
इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट, यानी कि भारत के अंदर जो टूरिज्म है उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब होता है ना कि भाई एक तो ये है कि भाई पर्यटक आ रहे हैं, लूटमार कर ली, उस तरह की चीजें कर ली, तो वो नहीं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबली कौन अपने राज्य के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है, उसके अंदर अवार्ड्स वगैरह दिए जाने के लिए कार्यक्रम हुआ था। कब? 20 फरवरी 2024 को। और जयपुर के अंदर 2 मास्टर विज्ञापन फिल्में, इनका क्या किया गया है? लोकार्पण किया गया है, दिखाई गई है। और आप भी देखना, टाइम मिले तो, ज्यादा बड़ी नहीं है, 2-2 ढाई-ढाई मिनट की है। 2 मास्टर एडवेंचर मूवीज है। कौन कौन सी है? तो रोमांस ऑफ राजस्थान, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, पोस्टर दिखाता हूं मैं आपको, राजस्थान लगे कुछ अपना था, और रोमांस ऑफ राजस्थान कब की गई है? तो 4 अगस्त 2023 को की गई है। ध्यान रखना साहब, इन दोनों फिल्मों का विमोचन एक तरीके से कब हुआ है? तो 4 अगस्त 2023 को हुआ है। ठीक है, टाइम मिले तो, वैसे तो आपको टाइम नहीं मिलता होगा, आप बहुत बिजी हो, लेकिन फिर भी टाइम मिल जाए तो देख लेना, रोमांस ऑफ राजस्थान। ठीक है, फोटो भी ठीक ही दिख रही है इसकी तो, और राजस्थान लगे कुछ अच्छा, ये तो और ही अच्छी दिख रही है फोटो। ठीक है, तो इसको आप देखने का प्रयास कर सकते हो। इसके बाद में अब अपन कुछ नहीं है, पर्यटन के अंदर सरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण काम कर रही है वो देख रहे हैं। सबसे पहले अपन ने देख लिया कि पर्यटन विकास कोष बना दिया, पहले 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, और आज के टाइम पे कितना है? 1500 करोड़। उससे काफी सारी चीजें विकसित की जा रही है, जैसे बेणेश्वर धाम की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद में आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, डीग में संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेवता बांध के अंदर आपके वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज किया जा रही है, कारनोता बांध में भी इसी तरह की चीजें की जा रही है। ठीक है, पनोरमा बनाई जा रही है। उसके बाद में जयपुर के अंदर हमने देख लिया कई काम हो रहे हैं, जैसे ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार लगा था। ठीक है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट लगा था। उसके बाद में हमने देखा कि भाई रिस्पॉन्सिबल अवार्ड यहीं पे हुए थे, और 2 फिल्मों का विज्ञापन भी यहीं पे जारी हुआ है। ठीक है, तो ये जयपुर के अंदर हुई चीजें। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है? तो उसके बाद में एक तारीख इंपॉर्टेंट है, 7 मार्च 2024 को। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2-4 काम किए थे। 2-4 काम क्या किए थे? तो अपने सांवलिया सेठ जी मंदिर जो है उसके अंदर लेजर जो लाइट शो होता है उसका उद्घाटन किया था। अब वहां पे लेजर लाइट शो करवाया जाता है। उसके बाद में केशवरा पाटन बूंदी और करनी माता बीकानेर के अंदर, देशनोक के अंदर जो बीकानेर पड़ता है, वहां पे भी बहुत सारे जो उद्घाटन कार्य हैं, जो बहुत सारे ये टूरिज्म बढ़ाने वाले काम हैं, उनका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो 7 मार्च 2024 को, ज्यादा दिन हुए नहीं है, 7 मार्च 2024 अभी अभी बीता है। सांवलिया सेठ टेम्पल, ठीक है, सांवलिया सेठ मंदिर के अंदर लेजर वाटर शो की शुरुआत की गई है। केशवराय पाटन बूंदी और करनी माता देशनोक के अंदर विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। उसके बाद में अपने फ्रांस वाले राष्ट्रपति की यात्रा हुई थी, मैक्रोन की यात्रा हुई थी, और उनको हमने जयपुर के बारे में, जयपुर की अमूर्त संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीजें दिखाई थी, चाय पिलाई थी, और आपको याद हो तो फिर वो उन्होंने अपने QR कोड को स्कैन करके पेमेंट भी किया था, तो इससे बढ़ावा दिया था। और उसके बाद में हमारा जो UPI है फ्रांस में चल रहा है। अब आप जा रहे हो तो फ्रांस में ऐसे स्कैन किया, फोन पे कर दिया, फट देनी, पेटीएम कर दिया। ठीक है, UPI वहां पे भी एक्सेप्टेड है। एफिल टावर के नीचे किसी के साथ गए हो तो गुड्डी के बाल खाने का मन कर दिया, वहां लिए और क्या कर दिया, UPI से 10 रुपए का पेमेंट कर दिया। इस तरह की चीजें कर सकते हो। और उसके बाद में वर्ष 2023-24 के अंदर लगभग हमारे यहाँ 70 से ज्यादा मेले, फेस्टिवल ये सब आयोजित किए गए। अब राजस्थान में पर्यटन बढ़ावे का एक कारण ये भी है, कलरफुल फेस्टिवल्स होते हैं, खूब रंग बिरंगे। अभी जैसे जयपुर में तीज वाला फेस्टिवल हुआ है, बीकानेर में डेजर्ट महोत्सव होता है, ठीक है, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव होता है। अभी जैसे जैसलमेर में मरु महोत्सव के दौरान राजस्थान में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था 22-23 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे फेस्टिवल्स कराए जा रहे हैं। मैक्रोन की यात्रा हुई थी। उसके बाद में ये अपन पढ़ ही चुके हैं, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कब, जयपुर के अंदर हुआ था। कब हुआ था ये? तो जयपुर के अंदर जुलाई 2024 में हुआ था। अभी पिछली स्लाइड में ये देखा था अपन ने। तो ऐसे खूब सारे काम किसके लिए किए जा रहे हैं? टूरिज्म के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, टूरिज्म के लिए सरकार बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। अब ये देखो फ्रांस वाले आए थे वो राष्ट्रपति, तो उनकी फोटो आई इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में बजट में वागड़ पर्यटक सर्किट बनाने की घोषणा की गई है। वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। एक है बागड़, एक है वागड़। ठीक है, तो वागड़ के अंदर पर्यटक सर्किट बनाया जाएगा। उसके बाद में रामगढ़ क्रेटर बांध जो है उसे जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब आपको पता है भाई क्रेटर झील क्यों बनती है रामगढ़, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा क्रेटर झील। ठीक है, मीटेओर्स जो होते हैं, उल्का पिंड गिरते हैं, ठीक है,
गिरते ही एक डिप्रेशन, फनल शेप डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, पानी बढ़ जाता है, फिर वो झील बन जाती है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई हुई झील। तो वहां पे जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको अपन देख लेते हैं। तो कि भाई राजस्थान के अंदर राजस्थान पर्यटन ऐप की, राजस्थान के टूरिज्म की सारी डिटेल्स देने के लिए एक ऐप बनाया गया। ठीक है, और वो ऐप कब लॉन्च किया गया है? तो 27 सितंबर 2021। अब आप मेरे को बताना, देखें कमेंट करो कि भाई आपके जो है वो टूरिज्म डे कब बनाया जाता है। ठीक है, 27 सितंबर 2021 को पर्यटन दिवस, अब अलग इसी में लिखा हुआ है, कमेंट तो क्या ही करोगे कि पर्यटन दिवस इसमें लिख ही दिया। ठीक है, को क्या ऐप लॉन्च किया गया था? ऐसा करने वाला केरला पहला था, राजस्थान दूसरा था। अब राजस्थान पर्यटन नीति 2020, 9 सितंबर 2020 को, और अब दिया कुमार जी पर्यटन मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम साहब क्या लेके आएंगे? नई पर्यटन नीति। और मैंने आपको क्या रखा है, नीतियां सारी मैं आपको लास्ट में एक साथ अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद में उद्योग को संबल देने के लिए योजना की भाई उद्योग, अब आपको पता है टूरिज्म को हमने किसका दर्जा दे रखा है? उद्योग का दर्जा दे रखा है। तो पर्यटन उद्योग संबल योजना 21 सितंबर 2021 को लाई गई थी, और 25 लाख तक का अगर कोई ऋण लेता है तो उसे 9% तक क्या दिया जाएगा? ब्याज अनुदान, ऋण अनुदान दिया जाएगा। जैसे अपन ने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जो ग्रामीण संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए और ग्रामीण पर्यटन योजना का लाभ लेता है तो उसको भी ऐसी चीजें दी जाएगी। गेस्ट हाउस योजना और पेइंग गेस्ट योजना 16 अप्रैल 2021 को तो गेस्ट हाउस योजना, और 16 अक्टूबर 2011-21 होगा। ये क्या, कौन सी योजना थी? पर्यटन पेइंग गेस्ट योजना। ये भी 21 ही होगा, 11 नहीं होगा। ठीक है, अब ये थोड़ी पुरानी योजनाएं हो गई है, कोई प्री में फैक्ट पूछ ले तो पूछ ले, बाकी ऐसा कोई इसका सिग्निफिकेंस है नहीं। योजना है कि भाई पेइंग गेस्ट और ये जो योजना है इनको देखेंगे। ठीक है, और ये जो डेट है ये थोड़ी ऊपर नीचे है, ये 21 अक्टूबर 2000, हाँ ये 21 होगी, ये 16 अक्टूबर नहीं है, 21 अक्टूबर 2021 है ये। ठीक है, मेरे थोड़ा बर्थडे नजदीक आता है तो मेरे को पता है। ठीक है, 21 अक्टूबर 2021 को पेइंग गेस्ट योजना, कौन सी योजना? पेइंग गेस्ट योजना। और गेस्ट हाउस योजना कब है? 16 अप्रैल 2021 को है। अब मुझे पता है आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा फैक्ट लग रहे होंगे, और वास्तव में इसके अंदर खूब सारे फैक्ट हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फैक्ट हैं तो अपने कोई ऑप्शन है नहीं, अपने को याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समराइज कराने की कोशिश करूं तो पर्यटन के अंदर अपन ने कारण देख लिए, महत्व देख लिया, महत्व के बाद में अपन ने 2 योजनाएं देखी थी महत्वपूर्ण, और उसके बाद में पर्यटन के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे पहले क्या है? तो एक फंड बनाया गया। कितने का फंड है वो? आज 1500 करोड़ का फंड है। उसके अंदर काफी सारी चीजें की जा रही है, जैसे बेणेश्वर धाम, नेवला, कानोता बांध। ठीक है, उसके बाद के अंदर आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन और अपने डीग को संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद में अगर अपन बात करें दूसरे कामों की, तो जयपुर के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या है आयोजन किए जाते हैं। जैसे राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म की बात कर लेते हैं अपन। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की हमने कई चीजें इसमें देखी थी। ठीक है, जयपुर वाला। उसके बाद में हमने देखा कि भाई प्रधानमंत्री ने मैक्रोन जो है कहाँ के, फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके साथ जयपुर की यात्रा की थी। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने 7 मार्च 2024 को यहाँ पे यात्रा की थी और सांवलिया सेठ मंदिर के अंदर लेजर वाटर शो का क्या किया था? उद्घाटन किया था। देशनो करनी माता मंदिर के अंदर शिला न्यास किया था बहुत सारे कार्यक्रमों का। केशव राय पाटन बूंदी के अंदर बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, इसके बाद में वागड़ सर्किट बनाने की बात की गई है बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, ऐप लॉन्च कर दिया गया। कब किया गया? तो 27 सितंबर को लॉन्च किया गया। केरल फर्स्ट था करने वाला, राजस्थान सेकंड है करने वाला। ठीक है, इस तरीके से पर्यटन नीति, तो नीति अपने एक साथ पढ़ेंगे। हालांकि राजस्थान पहला राज्य था किसी जमाने में जब वो नीति लेके आया था। उसके बाद में क्या है, तो राजस्थान को खूब सारे क्या मिले हुए साहब? प्राइज मिले हुए। राजस्थान को खूब सारे अवार्ड्स मिले हुए इस मामले में। अब इन अवार्ड्स के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको विशुद्ध रूप से रटना पड़ेगा। अब मेरी पर्सनल सलाह तो ये है कि ऐसे अवार्ड्स बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में पूछे जाते हैं। अब अपने कोई फूटे भाई हो ना, तभी वो पूरे इकोनॉमिक सर्वे में से निकाल के ये क्या पूछेगा? फैक्ट पूछेगा। अब फूटे हुए हो सकते हैं, इसलिए तैयारी कर लेनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। तो बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड, ठीक है, इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर कलकत्ता में मिला था। बेस्ट डेकोरेशन, सॉरी डेस्टिनेशन नहीं, बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड क्या है? बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म। ट्रेवल एंड नहीं है, एंड ही कर दिया इसका, ये कौन सा है? एंड। उसके बाद में कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलोर में।
बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड कलकत्ता में, कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड बेंगलोर में, ठीक है, डेस्टिनेशन अपना क्या है, बेंगलोर है, डेकोरेशन कहाँ करेंगे, कलकत्ता में जाके करेंगे, डेकोरेशन कलकत्ता, डेस्टिनेशन बेंगलोर, उसके बाद में बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन चेन्नई में, ठीक है, टूरिज्म डेस्टिनेशन तो कहाँ है, बेंगलोर में, सब टूरिज्म डेस्टिनेशन क्या है, बेंगलोर में, हेरिटेज डेस्टिनेशन चेन्नई के अंदर, ठीक है, वही है सेम, ईयर अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है, हेरिटेज डेस्टिनेशन चेन्नई, टूरिज्म डेस्टिनेशन बेंगलोर, ठीक है, टूरिज्म डेस्टिनेशन का हो गया बेंगलोर, उसके बाद में डेकोरेशन के लिए अवार्ड कहाँ है, तो कलकत्ता के अंदर है, ठीक है, डेकोरेशन कलकत्ता, वो क्या बोलते हैं, हेरिटेज डेकोरेशन आपके कहाँ है, तो चेन्नई के अंदर है, टूरिज्म डेकोरेशन कहाँ है, तो बेंगलोर के अंदर है, उसके बाद में एक्सीलेंस फॉर ग्रुप पार्टिसिपेशन अवार्ड, एक्सीलेंस फॉर ग्रुप पार्टिसिपेशन, ग्रुप में पार्टिसिपेशन के लिए गांधीनगर गुजरात, ग्रुप गांधीनगर गुजरात, इसे ध्यान रख लो अपने, तो ग्रुप गांधीनगर गुजरात, ठीक है, एक्सीलेंस फॉर ग्रुप पार्टिसिपेशन अवार्ड ग्रुप गांधीनगर गुजरात, ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, कहां जाके किया, गुजरात में, डेकोरेशन एंड डिजाइन दोनों कहां पे है, मुंबई, डेकोरेशन डिजाइन दोनों आ जाए तो मुंबई, डेकोरेशन भी है और डिजाइन भी है, कहां पे हो रहा है, तो मुंबई के अंदर है, ठीक है, डेकोरेशन डिजाइन मुंबई, फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप अवार्ड राजस्थान पर्यटन को मिला है, फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के लिए किसको है, राजस्थान पर्यटन को है, उसके बाद में फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन, क्या ये फेवरेट लीजर, अच्छा लीजर डेस्टिनेशन वूल इंडिया अवार्ड, ऊन, अच्छा मैंने कहा ऊन क्या होता है, ऊन को थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन ऊन अवार्ड राजस्थान पर्यटन, रोड ट्रिप में और ऊन में, इन्हीं है क्या, चलो मैं देख लूंगा ये एक बार, इन्हीं होना चाहिए, इन है कि ऊन है, इसमें बुल कर रखा है, तो ये देख लेंगे, तो राजस्थान पर्यटन ध्यान रखना, लीजर क्या ये डेस्टिनेशन, थोड़ी स्पेलिंग वगैरह पीपीटी में ऊपर नीचे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो देख लेना, तो अपने सबसे पहले तो ग्रुप के अंदर तो कहाँ पे है, गुजरात गांधीनगर के अंदर है, उसके बाद में डेकोरेशन डेस्टिनेशन दोनों कहाँ है, मुंबई के अंदर है, उसके बाद में हेरिटेज वाला डेस्टिनेशन कहाँ है, चेन्नई में, डेकोरेशन कहाँ करना है, तो अपने कलकत्ता में करना है, उसके बाद में टूरिज्म डेस्टिनेशन बेंगलोर में और हेरिटेज डेस्टिनेशन चेन्नई के अंदर है, ये कुछ एक अवार्ड है, मैंने जैसे तैसे कोई 2-4 वर्ड मेरे भी यहाँ दिमाग में क्लिक हुए तो मैंने आपको बताया, बाकी अपने याद करने, तो ऐसे कोई 2-4 वर्ड बना के याद करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है, तो डेकोरेशन कलकत्ता में, टूरिज्म डेस्टिनेशन बेंगलोर में, हेरिटेज डेस्टिनेशन चेन्नई में, ठीक है, ग्रुप एक्सीलेंस कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात के अंदर, उसके बाद में डेकोरेशन डिजाइन मुंबई में, रोड ट्रिप के लिए राजस्थान पर्यटन, और लीजर ये क्या है डेस्टिनेशन, लीजर डेस्टिनेशन के लिए जयपुर में, इन है ये, ठीक है ना, ये ऊन नहीं है, इन है, इन होगा, ऊन होगा तो भूल आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये अपने क्या हो गए, अवार्ड्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे अपने टूरिज्म वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब टूरिज्म देखो अपन ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप राजस्थान की ज्योग्राफी में इसको डिटेल में पढ़ लेते हो, तो फिर मैंने इसको सिर्फ अपने इकोनॉमिक सर्वे तक सीमित रखने का प्रयास किया। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला देवस्थान, अगली किसकी बात करेंगे, देवस्थान। देवस्थान सीधी सी बात है, यानी देव का स्थान, भगवान का स्थान। अब भगवान के स्थान को क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं अपने, तो भगवान के स्थान को क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। अब मंदिर दो तरह के हैं अपने, एक तो जो सीधा सीधा सरकार के नियंत्रण में आते हैं, और एक इनडायरेक्टली सरकार के नियंत्रण में आते हैं। एक होता है ना सीधा कान पकड़ना, एक घूम के कान पकड़ना। तो देवस्थान विभाग क्या है, तो राजस्थान सरकार का वो विभाग जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, सारे के सारे मंदिर आते हैं। तो मंदिर आते हैं तो इनका काम क्या है, प्रमोशन और रेगुलेशन, प्रमोशन, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस सेंटर्स। इनका काम क्या है, प्रमोशन करना है, प्रोटेक्शन करना है, किसका, रिलीजियस सेंटर्स का, धार्मिक केंद्रों का, ठीक है, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस सेंटर्स, ये काम करना है इनको, मंदिरों का संवर्धन करना है, ठीक है। अब क्यों करना है, मंदिरों का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, अपने भारत के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर विशेषकर जो पर्यटन भी होता है वो मंदिरों में ही होता है। अगर आपके जयपुर से कहीं घूमने जाने की इच्छा होती है ना, तो अधिकतर लोग क्या है, चलो खाटू श्याम जी जाते हैं, थोड़ा आगे जाना है तो सालासर बालाजी जाते हैं, थोड़ा इधर निकलना है तो भाई झुंझुनू में रानी सती मंदिर जाते हैं, नहीं तो बीकानेर की तरफ जाना है करनी माता मंदिर जाते हैं, ठीक है, उदयपुर में जाना है
तो उदयपुर में कई मंदिर है, जगदीश टेम्पल जाते हैं, एक लिंग जी के जाते हैं। इस तरीके से आप देखो तो खूब सारे जो हमारे टूरिज्म है वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब इधर जाना है तो सवाई माधोपुर में चलो रणथंभौर तो चले जाएंगे, साथ में त्रिनेत्र गणेश जी के भी क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे टूरिज्म में भी एक बहुत बड़ा योगदान जो है पर्यटक में किसका है, देवस्थान का है, मंदिरों का है। अब मंदिरों में दो श्रेणियां कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण में कुछ मंदिर आते हैं और इनडायरेक्टली राज्य के नियंत्रण में कुछ मंदिर आते हैं। ठीक है, तो भाई डायरेक्टली देवस्थान विभाग मंदिर संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए, एनहेंसमेंट फॉर एंड प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन फॉर टेम्पल्स। अब इसमें 390 तो क्या है, राज्य प्रत्यक्ष प्रभार, यानी कि डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। राज्य के क्या है, ये स्टेट के डायरेक्ट चार्ज के अंदर है। कितने मंदिर, 390 मंदिर। और 203 मंदिर ऐसे हैं जो राज्य के आत्मनिर्भर है। ठीक है, स्टेट सेल्फ डिपेंडेंट, या हम जिसको कह सकते हैं स्टेट सेल्फ सफिशिएंट टेम्पल्स है। ठीक है, दो प्रकार के मंदिर है, तो 390 मंदिर तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष प्रभार है, और राज्य के सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर आते हैं 203। ठीक है, अब इसके अंदर देवस्थान विभाग कोई 2-4 योजनाएं चला रहा है, इंपॉर्टेंट 2-4 योजनाओं में सबसे पहली योजना तो क्या है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना जो है इसमें क्या है कि तीर्थ करवाए जाते हैं, साहब तीर्थ करवाए जाते हैं। तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, इसके फोरम चल रहे हैं अभी, इसके क्या चल रहे हैं, फोरम 2024-25 के लिए प्रस्तावित तीर्थ स्थल। ठीक है, फोरम अब देखो, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक की आयु होना चाहिए, और आयकर दाता नहीं होना चाहिए, टैक्स भरने वाला नहीं होना चाहिए। वैसे भी भारत में 5% से कम लोग, 10% से कम लोग क्या भरते हैं, टैक्स भरते हैं। तो इस योजना के लिए कि भाई सरकार क्या कराएगी, तो आपको तीर्थ यात्रा कराएगी, सरकार तीर्थ यात्रा कराएगी। इसके फॉर्म खुले में, जिस दिन आरपीएससी फॉर्म आपके आरएस के भरना शुरू करेगी ना, उस दिन इनके फॉर्म बंद हो जाएंगे, लास्ट डेट है। आरएस वाले तो शुरू होंगे और इनके फॉर्म बंद हो जाएंगे। हालांकि डेट वेट याद नहीं रखनी, मैं बस बता रहा हूँ। कंडीशन क्या है, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 60 साल की आयु पार कर चुका होना चाहिए, और टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। तो 15 जगह ऐसी है जहां पे रेल के द्वारा राजस्थान सरकार क्या कराएगी, आपको तीर्थ यात्रा कराएगी। ठीक है, ये तो देश में हो गई, विदेश में भी है साहब। विदेश में कहां पे, तो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल के अंदर। अब आपको पता ही आईआर में ही पढ़ाता हूं, तो आईआर में मैं अक्सर नेपाल में जब पढ़ाता हूं तो एक चीज बताता हूं कि पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो हमारे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक कैसे है, तो भाई पशुपतिनाथ में खूब सारे वैसे तो पुजारी होते हैं, लेकिन 4 मुख्य पुजारी जो होते हैं उनमें एक पुजारी भारतीय होता है। ठीक है, इसलिए सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हवाई जहाज से यात्रा तो कहाँ कराएंगे, काठमांडू नेपाल के अंदर कराएंगे। और 15 जगह है, ये 15 याद नहीं रखनी बस, ठीक है, नाम दे रखे हैं, लखनऊ भी दे रखा है इसमें तो। ठीक है, जैसे बिहार, कामाख्या, मथुरा, अयोध्या, गंगा सागर कलकत्ता, प्रयागराज वाराणसी, वैष्णो देवी अमृतसर। ठीक है, ये लखनऊ से होकर ट्रेनें जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये आपके क्या है, राजस्थान के अंदर हाँ तीर्थ यात्रा। ठीक है, मुफ्त रेल यात्रा 33,000 लोगों को करवाई जाएगी, और पशुपति फ्लाइट से तो 6,000 को भेजेंगे और ट्रेन से 33,000 को भेजा जाएगा। ठीक है, इसमें शर्तें क्या क्या है, तो आयकर दाता नहीं होना चाहिए, 60 साल की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अब इसके बाद में बात करते हैं अगली, मोक्ष कलश यात्रा। अब मोक्ष कलश यात्रा कब शुरू की गई थी, तो आपको पता हो तो भाई बीच में कोविड आ गया था। तो जब मृत्यु हो रही थी लोगों की, तो उनके जो परिवारजन थे वो अस्थियों को, अब हिंदू धर्म में मान्यता है कि अस्थियों को विसर्जन किया जाता है, तो अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाते हैं। अब उस समय तो ट्रेनें बसें तो कुछ चल नहीं रही ढंग से, तो क्या नहीं कर सकते आप, अस्थियों का विसर्जन नहीं कर सकते। तो उस समय गहलोत साहब की सरकार थी और उन्होंने मोक्ष कलश यात्रा शुरू की थी। और आरएसआरटीसी, कल ही अपन ने पढ़ा था आरएसआरटीसी कब बना था भाई, आरएसआरटीसी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, 1 अक्टूबर 1964 को बना था। ठीक है, तो इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप अपनी बसों में इनको कहां तक, हरिद्वार तक लेके जाओ और अस्थियों का विसर्जन करवा के वापस ले आओ। तो आरएसआरटीसी वालों ने बोला वैसे ही घाटे में चल रहे हैं साहब, इनके तेल का पैसा कौन देगा, तो देवस्थान विभाग ने कहा चिंता मत करो, हम देंगे। ठीक है, बसें तो किसकी चल रही है, आरएसआरटीसी की, लेकिन इनको पैसा कौन देगा, तो देवस्थान विभाग देगा। अब ये तो निःशुल्क कर दिया कि हरिद्वार तक की यात्रा क्या करवाएंगे, निःशुल्क, अस्थियों के विसर्जन के लिए, लेकिन इनको रिएम्बर्समेंट कौन करेगा, तो आपके देवस्थान विभाग करेगा। उसके बाद में एक है सिंधु, हाँ सिंधु दर्शन योजना। सिंधु दर्शन योजना क्या है, तो लद्दाख के अंदर जो सिंधु
दर्शन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जो सिंधु दर्शन के लिए जा रहे हैं लद्दाख में, तो वहां जो जाने वाले लोग हैं उनका जितना भी खर्चा आ रहा है उसका 50% कौन देगी? सरकार देगी। ये भी एक तरीके से मंदिर की यात्रा है। तो 50% जो भी लद्दाख सिंधु दर्शन के लिए जाना चाह रहे हैं उनके 50%, और अधिकतम अब मान लो कोई 50,000 का खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा हो गया? 50,000 का। और वो सरकार को आके कह रहा है मेरे को कितने दे दो साहब? 25,000 रुपए दे दो। सरकार करेगी नहीं, 50% देंगे। अब इसका मतलब है 25,000 नहीं देंगे, अधिकतम कितना देंगे? 10,000 रुपए देंगे। अगर 20,000 खर्च हो रहे हैं तो 10,000 ले जाओ, 50,000 खर्च हो रहे हैं तो भी 10,000 ले जाओ, और 5,000 खर्च हो रहे हैं किसी के तो 2,500 ले जाओ, यानी कि जो भी मैक्सिमम है, ठीक है। जो आपके 50% या 10,000 रुपए, अधिकतम उतना ही दिया जा सकता है। तो यह है देवस्थान। देवस्थान विभाग क्या है? तो मंदिरों का प्रोटेक्शन और प्रमोशन करने का काम करता है। 390 मंदिर तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली किसके प्रभार में है? राज्य के। उसके बाद में 293 ऐसे हैं जो राज्य आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। और उसके बाद में 3 योजनाएं हैं। अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के लिए बस जा सकती है, 2 जनों को भेजा जा सकता था, निःशुल्क था, RSRTC चला रही थी। RSRTC को पैसे कौन दे रहा था? तो देवस्थान विभाग दे रहा था। उसके बाद में हमने देखा कि भाई सीनियर सिटीजन को क्या करवाई जाएगी? तो तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। 15 जगहों पर तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है, उसके आवेदन चल रहे हैं। 19 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं, हर साल होती है। अब पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहाँ काठमांडू के अंदर, वहाँ पे तो हवाई जहाज से ले जाया जाएगा, 6,000 लोग जा सकते हैं अधिकतम। और उसके बाद में 33,000 लोग ट्रेन से 15 जगहों पे देश में यात्रा कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो 60 साल की आयु पूरी कर चुका हो, आयकर दाता नहीं हो और राजस्थान का मूल निवासी हो। उसके बाद में सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ पे? तो आपके लद्दाख के अंदर, ठीक है। तो ये अपने टूरिज्म के साथ साथ में अपने क्या कंप्लीट हो चुका है? कई चीजें अपन ने देख ली, टूरिज्म देख लिया। अब मैं बार बार तो लिख ही दिया मैंने वैसे तो, ठीक है। पर्यटन अपन ने खत्म कर लिया है। अब पर्यटन के बाद में अपन ने देवस्थान विभाग भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में सेवाओं में आती है वित्तीय सेवाएं। इसके बाद में सेवाओं में क्या है? वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कि भाई राजस्थान के अंदर वित्तीय स्थिति कैसी है, कितने एक बैंक बने हुए हैं, कितने एक लोगों तक बैंक की पहुंच है, कितने एक पैसे लोग जमा करा रहे हैं। भारत का रेशो देखें, राजस्थान का रेशो देखें, तो पूरे भारत के हिसाब से राजस्थान कहाँ खड़ा है कि भारत के अंदर कितने लोग पैसे जमा करा रहे हैं, राजस्थान के अंदर कितने लोग पैसे जमा करा रहे हैं, उनके अंदर कितनी वृद्धि है, कितनी घटावट है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। बाकी ये वित्तीय सेवाएं अपन कल से शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।